नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्कज्ञान में। मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनमें से चुने हुए कुछ 30 क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है उसमें एक सूची दी हुई है, जिस सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। तो एक तरफ है आधुनिकीकरण का संप्रदाय और लेखक दूसरी तरफ। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ लेखक विचारक है, उन दोनों को मिलाना है। सबसे पहला जो विचार है वो ये कह रहा है संरचनात्मक संप्रदाय किसने बनाया? मानकीय संप्रदाय दूसरा। तीसरा ऑप्शन क्या, तीसरा में कहा गया प्रौद्योगिकी संप्रदाय, और चौथा कहता है मनोवैज्ञानिक संप्रदाय। ठीक है। दूसरी तरफ जो लेखक हैं डैनियल लर्नर, G.A. आलमंड, महात्मा गांधी एवं डेविड आफ्टर। ठीक है। ये कहाँ है? इसका सही उत्तर, ये जो कूट दिए हुए हैं आपको, 4 कूट दिया हुआ है, इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर जो है ये है ऑप्शन ए, कूट ए। कैसे? तो संरचनात्मक संप्रदाय ये G.A. आलमंड की अवधारणा है, लेखक है ये। ठीक है। दूसरा जो आपका है मानकीय संप्रदाय वो महात्मा गांधी से संबंधित है। प्रौद्योगिकी संप्रदाय वो आपका संबंधित है डेविड आफ्टर से, और मनोवैज्ञानिक संप्रदाय संबंधित है डैनियल लर्नर से। ठीक है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा है आपसे, निम्नलिखित देशों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीसरे सत्र के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। आपको हिंट देता हूं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। निम्नलिखित देशों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीसरे सत्र के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। तो हिंट आपको मैं दे रहा हूँ। हिंट ये है कि अभी वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ये बहुत बड़ा हिंट है। तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है USA की राष्ट्रपतीय प्रणाली की सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? यहाँ पर नहीं को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। न कौन सी सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है राष्ट्रपति का सीधे चुनाव, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति और विधानमंडल के कार्यकाल की निश्चित अवधि, तीसरा ऑप्शन विधानमंडल तथा कार्यकारी के बीच शक्तियों का संलयन, डी राष्ट्रपति राज्य के प्रधान के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तो ये जो आपका तीसरा प्रश्न है इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा सही नहीं है? जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इसमें सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किन देशों में जज को लोग निर्वाचित करते हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है क्योंकि प्रश्न अपने आप में दिलचस्प इसलिए है कि पूछ रहे हैं कि जज को लोग निर्वाचित करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले होता था कि पंच को चुन लिया जाता था कि ये लोग पंच होंगे, फिर किसी मुकदमे या मामले का निर्णय होता था। तो ऐसा कहाँ पर होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, USA, भारत, स्विट्ज़रलैंड, UK, और फिर उसके बाद कोड बनाया गया है। तो वहाँ पर आपको उत्तर देना है। तो कहाँ पर ऐसा होता है? ये होता है USA और स्विट्ज़रलैंड में, अर्थात कोड ए। कूट जो एक ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन 2, ये ऑप्शन ए ऑप्शन 2 ये सही है। 21 कूट में है, कूट संख्या ए में है, तो इसलिए ये सही है। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, USA, UK, फ्रांस और भारत। तो किसमें न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात
रिव्यू करने का अधिकार न्यायालयों के पास नहीं है। आप ये जानते हैं कि भारत में न्याय पुनर्समीक्षा की जा सकती है, रिव्यू पिटीशन डाली जाए, रिव्यू किया जा सकता है किसी भी लॉ का, तो ये तो भारत में है। यूएसए से तो हमने लिया ही है रिव्यू पिटीशन, ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पर 1 और 4 दिया हो वो कोड गलत हो जाएगा। जैसे सी में 1 दिया हुआ है तो ये तो गलत हो जाएगा, और ये 4 कहीं दिया है, 4 एक अकेले कहीं नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 और 3, और एक साथ अकेले में 2 और अकेले में 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? इसमें सही हो जाएगा यूके, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यूके में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायालयों के पास नहीं है, क्योंकि यूके में संसद सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है। और आप ध्यान रखेंगे यूके में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। भारत और यूएसए में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी व्याख्या करने का अंतिम अधिकार न्यायपालिका के पास है, इसलिए वहाँ पर यूके में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। भारत और अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संघवाद पुराना या लुप्त प्राय है? यह अपने प्रभाव में अनिवार्य तौर पर नकारात्मक है, यह सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त नहीं है, कार्य के प्रतिलिपिकरण के कारण वित्तीय रूप से महंगा है। ये एक लंबा प्रश्न है, तो इसको आप आराम से पढ़ें और उसके बाद सोचने समझने के बाद उत्तर दें कि ये कथन किसका है। ढूंढना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसे प्रश्न हल करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मदद मिलेगी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है H.J. लास्की ने ऐसा कहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा दी है? देखिए, तो ये प्रश्न है, क्या आपने कभी ग्रेजुएशन में या मास्टर में ऐसा कोई प्रश्न सुना? निश्चित तौर पर नहीं सुना होगा, ना ऐसा वाक्य सुना होगा, मतलब अगर सुना भी होगा तो ध्यान नहीं रहा होगा कि किस संदर्भ में कहा गया है। तो देखिए, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है, ये मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करा रहा हूँ, तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किस चिंतक ने शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा दी है? तो किस चिंतक ने दी है, ये आपको इस तरीके के जब आप क्वेश्चन सीरीज अटैम्प्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये अवधारणा देने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं विल्फ्रेड पेरेटो, ठीक है। या फिर आपने लेखक को ही पढ़ रखा हो तो ही आपको पता चले, लेकिन आप कितने लेखकों को पढ़ेंगे और कितनी उनकी लाइनों को याद रखेंगे? तो सबसे सरल उपाय ये है कि आप इस तरीके के जो क्वेश्चन सीरीज़ हैं उसको सॉल्व करते रहें, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 में 2 कथन हैं और एक अभिकथन है, दूसरा उसको तर्क का नाम दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि जो तर्क और अभिकथन हैं वो दोनों सही हैं, गलत हैं। सही है तो क्या सही व्याख्या की जा रही है या नहीं की जा रही है? तो इस तरीके का प्रश्न आते ही हैं निश्चित तौर पर। तो आप तरीके को समझ लें कि अभिकथन जो कहा गया है वो एक कथन है, विचार है, जो उसका रीज़न तर्क दिया गया है, तर्क में ही सारा खेल छुपा है। क्या तर्क ऊपर वाले की व्याख्या करता है या नहीं करता है, ठीक है। अगर व्याख्या करता है तो हम पहला ऑप्शन टिक करेंगे, ए और आर दोनों सही, और ये भी होना चाहिए कि दोनों सही हैं या गलत हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है, लेकिन एक बार अगर आप तरीका सीख जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाती है। तो पहला कथन क्या है? कथन पढ़ लीजिए। कथन है, आज सरकार का संसदीय रूप विश्व भर में सर्वाधिक स्वीकार्य प्रणाली है। ये कथन है। इसके लिए तर्क क्या दिया है? संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण विधानमंडल से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करते हैं और उसी को जवाबदेह होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये बात सही है, सत्य है कि आज सरकार का संसदीय स्वरूप विश्व भर में स्वीकार्य प्रणाली है, क्योंकि जो सरकार होगी वो संसद के प्रति जवाबदेह है। आप उससे सवाल जवाब कर सकते हैं किसी भी नीति, किसी भी विषय पर। और रीज़न दिया है इस चीज़ को सही करने के लिए, वो ये कहा है कि संसदीय प्रणाली मंत्रीगण विधानमंडल से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करते हैं, और ये भी बात सही ही है, जो कि ऊपर वाली बात को पुष्ट करती है, अर्थात उसकी सही व्याख्या करती है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा
कूट संख्या 1, ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है, चौथे सत्र के लिए यूएस राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? अमेरिकी इतिहास में इकलौता व्यक्ति है जो कि चौथी बार 4 बार चुना गया राष्ट्रपति पद के लिए। तो कौन है? बहुत ही सरल सा जवाब है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आसानी से दे देंगे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, जिनको कहा जाता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऐसे व्यक्ति हैं जो इकलौते अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो 4 बार चुनाव लड़े राष्ट्रपति का और चारों बार जीत गए। इन्हीं के बाद से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति 2 टर्म ही राष्ट्रपति रह सकता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं रह सकता। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जब 4 बार राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है, संविधान संशोधन की सरल प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश में है? मतलब बहुत ही सरल तरीके से संविधान में अमेंडमेंट हो जाता है। अब भारत में बहुत ही सरल तरीके से भी होता है, बहुत ही जटिल तरीके से भी होता है और मध्यम जटिल तरीके से भी होता है। तो आप मुझे उन तीनों तरीकों के अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैंने आपको बता दिया भारत में 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। तो 3 तरीके क्या हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। तो इस प्रश्न का जवाब दे देते हैं। सबसे सरल जो प्रक्रिया है वो है यूके की। ठीक है, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में बहुत ही सरल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न आपको बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वहाँ होता है जहाँ किताब लिखी हुई होती है, उसमें कोई चीज़ बदलाव करना होता है, जबकि यूके में कोई लिखा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो अमेंड करने की बात ये है कि आप एक नया कानून बना देंगे तो वो एक नया बिल बन के सामने आ जाएगा और एक तरीके से अमेंड हो गया, क्योंकि वहाँ विश्वास, मूल्यों, परंपराओं पर कानून आधारित है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यूके में नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछता है, कहता है, राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में यूएसए के किस राष्ट्रपति ने कहा केवल एक व्यक्ति की गलती संपूर्ण राष्ट्र के लिए विपदा ला सकती है? ये किसने कहा है? ठीक है, ये कहा है, कहने वाले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के वो थे जिमी कार्टर। ठीक है, जिमी कार्टर ने ऐसा कहा है। प्रश्न नंबर 12 में आपसे प्रश्न पूछा गया है, यूएस राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस बात को ध्यान रखें, कौन सही नहीं की बात कर रहा है, सही है इसकी बात नहीं कर रहा। कौन सा प्रश्न सही नहीं है ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए। किसी भी यूएस राष्ट्रपति को कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है। रिचर्ड निक्सन, दूसरा ऑप्शन कहता है रिचर्ड निक्सन पर महाभियोग एक वोट से असफल हो गया था। तीसरा ऑप्शन कहता है प्रतिनिधियों के सदन को महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन डी कहता है मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीनेट द्वारा वाद का परीक्षण किया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न नंबर 12 में इसमें है कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही नहीं है? ठीक है, क्योंकि जो आप सही नहीं पर टिक लगाएंगे तो वही सही आंसर होगा। इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है कि रिचर्ड निक्सन पर महाभियोग एक वोट से असफल हो गया था। ठीक है, यह ऑप्शन सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, आपको 2 सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ विकास का मॉडल है, दूसरी तरफ उसकी विशेषता दी हुई है और इन्हीं को आपको मिलाना है। ठीक है, तो एक तरफ बुजुर्गा मॉडल, दूसरा ऑप्शन निरंकुश मॉडल, तीसरा टेक्नोक्रेट तकनीक तंत्रवादी मॉडल, पॉपुलिस्ट मॉडल। ठीक है, और विशेषताएं क्या है आप एक दूसरे से मिलान करते समय अगर ध्यान देंगे तो आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। प्रश्न नंबर 13 में देखिए, सबसे पहले बुजुर्गा मॉडल कहाँ अप्लाई होता है, उसकी विशेषता क्या है? ठीक है, बुजुर्गा मॉडल की विशेषता है विधान मंडल एवं निर्वाचन प्रक्रिया का शहरी आर्थिक समृद्धि विकास। तो एक हो गया, एक से मिल गया। ठीक है, निरंकुश मॉडल कौन सा है? निरंकुश मॉडल में आएगा दमित मध्य वर्ग। सी टेक्नोक्रेट तकनीकी तंत्रवादी मॉडल जो आएगा वो है निम्न राजनीतिक प्रतिभागिता और उच्च विदेशी निवेश।
और चौथा पॉपुलिस्ट मॉडल उच्च राजनीतिक प्रतिभागिता तथा आर्थिक समानता पर जोर देता है। तो ये चौथा मॉडल हो गया। इस तरीके से आपका कूट संख्या 1 जो है वो सही हो जाएगी और यही आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 में भी आपको एक तरफ लेखक दिया है, दूसरी तरफ उनकी किताबें हैं। तो किस लेखक ने कौन सी किताब लिखी है, इसका मिलान आपको करना है। तो सबसे पहला जो नाम है वो है रॉबर्ट माइकल का, उसके बाद नाम है सैमुअल हंटिंगटन, जिसको सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं। रॉबर्ट डॉल है, फ्रांसिस फुकुयामा है। तो प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है कि एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ पुस्तकें हैं, दोनों का मिलान करना है आपको। सबसे पहले लेखक जो ए ऑप्शन में है रॉबर्ट माइकल, उसके बाद सैमुअल हंटिंगटन, तीसरे रॉबर्ट डॉल, चौथे ऑप्शन में फ्रांसिस फुकुयामा है। ठीक है, दूसरी तरफ उनकी किताबें हैं। तो कौन सी किताब किसने लिखी है? तो सबसे पहले जो आपने एमए में नाम सुना होगा वो सैमुअल पी हंटिंगटन है। ठीक है, सैमुअल पी हंटिंगटन ने कौन सी किताब लिखी है, इस बात को हम बी में देख रहे हैं। तो ये सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखी है द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। ठीक है, ये किताब सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखी है। उसके बाद रॉबर्ट डॉल पर देख लीजिए, या तो आप देखिए फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा ने कौन सी किताब लिखी है? फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखी है स्टेट बिल्डिंग, गवर्नेंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद बच जाते हैं रॉबर्ट डॉल और रॉबर्ट माइकल। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट डॉल को निपटा लेते हैं। रॉबर्ट डॉल का कहना है, उन्होंने किताब लिखी है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक। ठीक है, रॉबर्ट डॉल की और भी कई किताबें हैं। ठीक है, ज़रा किताबें उनको देख लेंगे। रॉबर्ट माइकल अब जो बच जाते हैं, उन्होंने लिखी है पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका कूट बी है वो सही हो जाएगा। इसका मतलब रॉबर्ट माइकल पहला ऑप्शन 3, ठीक है, उसके बाद 4, 1, फिर 2। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है, स्विस राजनीतिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, कौन से सही हैं? 4 ऑप्शन है, पढ़िए। यूएसए की तुलना में स्विट्जरलैंड में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरा, स्विस सरकार को अलगाव की स्थिति में सैनिक हस्तक्षेप करने का अधिकार है। तीसरा, अवशेषीय शक्तियाँ इकाइयों की होती हैं। चौथा, स्विस राजनीतिक प्रणाली एकात्मक है। तो इसके लिए कोड दिए हुए हैं, 4 कोड हैं आपके। तो ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है, आपको कोड को क्लिक करना है। तो कौन सा कोड इसमें सही है? तो इसमें कोड जो सही होगा वो होगा C। 1, 2, 3 आपके जो ऑप्शन है वो सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से कूट संख्या 3 सही हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 में एक तरफ सूची अर्थात चिंतक है, दूसरी तरफ अवधारणा की बात की जा रही है। आप यहाँ ध्यान रखें, ये सारे प्रश्न जो इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से समझें और करें। तो प्रश्न नंबर 16 सूची है, एक तरफ चिंतक, दूसरी तरफ अवधारणा। तो आप मिलाइए। एम फूको अर्थात माइकल फूको की जो अवधारणा है वो क्या है? वो है सर्किट ऑफ द पावर। ठीक है, शक्ति की बात करते हैं ना, शक्ति की अवधारणा कैसे है, वो माइकल फूको की बात है। ठीक है, उसके बाद स्टीवन लुक्स जो हैं वो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा है, एक तरफ चिंतक हैं, दूसरी तरफ अवधारणा है। आप इस बात को ध्यान रखें कि ये सारे प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस का महत्व अपने आप में बहुत अधिक है। तो ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 16 में
चिंतक और अवधारणा। सबसे पहले माइकल फूको, एम फूको, ठीक है। तो इन्होंने क्या अवधारणा दी है? इन्होंने बायो पावर की अवधारणा दी है, जैव शक्ति, सत्ता की बात की है, ठीक है, कि शक्ति नॉलेज में है, तो उसकी बात ये करते हैं माइकल फूको, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है स्टीवन लूकस। स्टीवन लूकस जो ये बात कर रहे हैं, ये है सत्ता का उग्रवादी दृष्टिकोण, ये अवधारणा इनकी है। स्टीवर्ट क्लेग की अवधारणा है, ये है सर्किट ऑफ द पावर। और एम नीत्से को तो आप तो जानते ही हैं, विल टू पावर, ये अवधारणा है। तो इस तरीके से आपका जो कूट संख्या डी है वो सही हो जाएगी, अर्थात पहले में आपका दूसरा आएगा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा और चौथे में पहला, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा है, एक दल पार्टी प्रणाली का गुण कौन सा नहीं है? आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पढ़ते समय आप कहीं यह ना लगा दे कि कौन सा गुण है एक दलीय प्रणाली का, नहीं, कौन सा एक दल प्रणाली का गुण नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है। तो 17 का जो ऑप्शन है वो पढ़िए सारे ऑप्शन। सांप्रदायिक, अन्य, क्षेत्रीय, वर्ग, वैचारिक समर्थन। दूसरा ऑप्शन कहता है बंद, सत्तावादी, प्रत्यक्ष कार्रवाई, दमनकारी संगठन। तीसरा विसरित, राष्ट्रीय एकीकरण, सामुदायिक निर्माण, लामबंदी, मोबिलाइजेशन। चौथा व्यापक, सेवार्थ उन्मुखी, व्यवहारिक समर्थन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापक, सेवार्थ उन्मुखी, व्यवहारिक समर्थन। ये गुण नहीं है एक दलीय प्रणाली का, ठीक है। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन द्विध्रुवीय दल प्रणाली का एक गुण नहीं है? ऊपर वाले में पूछा एक दलीय प्रणाली का क्या गुण नहीं है, और इसमें द्विध्रुवीय दल प्रणाली का एक गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, बहु एवं द्विदल प्रणाली के दोनों तत्व होते हैं। बी ऑप्शन कहता है मिलीजुली सरकार। तीसरा बारी बारी के दलों के बीच सत्ता का परिवर्तन। तीसरा अनेक दलों के निर्मित 2 बड़े दल सहमिलन। तो 18 में जो आपका सही ऑप्शन है वो है सी, बारी बारी से दलों के बीच सत्ता का परिवर्तन, ठीक है। ये एक गुण नहीं है द्विदलीय प्रणाली का, ठीक है। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ध्यान रखिए, कौन सा क्वेश्चन सही है बात कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है ये बात नहीं कर रहा है। तो कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है। अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। देशद्रोह, घूसखोरी तथा अन्य अपराधों के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। चौथा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों एक ही राज्य से हो सकते हैं। तो इसमें कूट दिए हुए हैं, आपको कूट को सही या गलत निशान लगाना है। तो सही निशानी लगाना है, गलत तो लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। गलत लगाने से मतलब ये है कि आप पहले गलत गलत चुन लेंगे तो सही आपके पास बचेगा, ठीक है। अनुमान ऐसे लगाया जाता है, ऑप्शन में वाले प्रश्नों को ऐसे ही हल किया जाता है, ठीक है। पहले जो गलत है उनको अलग कर दीजिए तो सही अपने आप सामने आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19 में जो आपका सही कूट है वो है कूट संख्या 1, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 में भी आपको फिर से सूची दी हुई है, सूची का मिलान करना है। घबराइए मत, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं उसमें, तो आपको कम से कम 100 सवाल हल करने होते हैं। तो इससे आप धैर्यपूर्वक तरीके से देखें कि कैसे कूट को किया जाता है और कैसे आप कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को देखें, और वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा है पद्धति, सिद्धांतवादी और पद्धति, ठीक है। एक तरफ पद्धति सिद्धांतवादी है और एक तरफ पद्धति की बात की गई है। इसमें 4 पढ़ने के बाद आपको कूट दिया हुआ है, कूट आपको सही दिया है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप मिलान कर लेंगे, कोई प्रश्न होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। तो इसमें जो कूट संख्या 1 है वो सही होगी, अर्थात ए का 1 से, और बी 4, और इसका सी का 2 और डी का 3, ठीक है। या पढ़ लेंगे, समय अभाव, और मैं अगले प्रश्न की तरफ पढ़ता हूँ। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में आपसे पूछा है
कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था को फ्लो मॉडल प्रस्तुत किया है। फ्लो मॉडल किसने प्रस्तुत किया है 21 में, इसका आपका सही ऑप्शन है डेविड स्टर्न ने प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 22 में आपसे पूछा आलमंड ने अपने दृष्टिकोण को अधिकतर शब्दावली किससे ली है, ये ली है टेलकार्ट पार्सन से ली है। तो प्रश्न नंबर 22 के बाद प्रश्न नंबर 23 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा है हम संविधान के अधीन हैं, पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो, यह निम्नलिखित में से किस देश पर लागू हो सकता है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है, तो किस देश पर लागू हो सकता है, 4 ऑप्शन है, उसके बाद कूट दिया हुआ है, भारत, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कूट संख्या दी हुई है ABCD। ठीक है, तो कौन सी कूट संख्या इसमें सही है, 23 में ऑप्शन कूट संख्या B, ये 1 और 2 ऑप्शन सही है, भारत और अमेरिका। ये यहाँ पर जो ऊपर लाइन कही गई है वो यहाँ पर सही पाई जाती है। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों के उद्भव को 3 सिद्धांतों के साथ जोड़ा है, संस्थागत सिद्धांत, ऐतिहासिक संकट सिद्धांत और विकास सिद्धांत। तो किसने जोड़ा है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ला पैलोम्बरा और माइनर वीनर, पीटर के मार्कल, हैरी एक्सटीन तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जीन बॉन्डेल ने किसने इस चीज़ को कहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ला पैलोम्बरा और माइनर वीनर ने इस चीज़ को कहा है। 24 के बाद प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य नहीं हैं। ठीक है, ध्यान रखें कौन से अभिकथन सत्य नहीं है, इसकी बात हो रही है। 4 ऑप्शन है, स्विच संज्ञा अभिकरण और लंबे सारे हैं, ये सारे आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जो कूट है उसको आप मिलाएंगे, क्योंकि आप UGC नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कुछ मैच्योरिटी और कुछ परिपक्वता की उम्मीद आपसे की जाती है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद कूट का सही मिलान कीजिए, जो मैं आपको सही जवाब बताने जा रहा हूँ। सही जवाब है आपके 25 का सही जवाब जो कूट संख्या D है वो सही हो जाएगी 1 और 3। ठीक है, कारण आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 26 में आपसे पूछा है निम्नलिखित नंबर 1 और नंबर 2, 3 या 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यह किसका कथन है। ठीक है, किसका कथन है, यह हेराल्ड लास्की का, हेराल्ड विल्सन, मार्गरेट थैचर, विंस्टन चर्चिल का। ठीक है, तो 26 में किसका प्रश्न कथन है, ये विंस्टन चर्चिल का ये कथन है प्रश्न नंबर 26 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त है दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता। ये आपको बहुत ही सरलता से मिल जाएगा, आपने पढ़ रखा है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। बहुत ही सरल सा जवाब है। ठीक है, बहुत ही सरल सा जवाब है, उसके बावजूद मैं आपको अब बता देता हूँ, क्योंकि अब तक तो आपने सोच ही लिया होगा। ठीक है, और इसका सही जवाब है वो है स्विट्ज़रलैंड और USA। ठीक है, आप खुद ही कर सकते हैं, भारत में तो है नहीं, भारत और USA में हो ही नहीं सकता, USA और UK में नहीं हो सकता, तो स्विट्ज़रलैंड और USA ही एक ऑप्शन बच जाता है, जो कि सही जवाब है। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन असत्य हैं, अर्थात सही नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अनेक बार चुनाव लड़ सकते हैं, ये असत्य ही है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं। तीसरा ऑप्शन, राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तीसरा, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को विहित हैं, अर्थात राज्यों के पास है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें जो कूट संख्या दी हुई है वो सही रहेगा। तो इसमें जो कूट संख्या है वो B सही रहेगी, क्योंकि इसमें असत्य कौन कौन से कथन हैं। एक ये असत्य है, दूसरा ये राष्ट्रपति को संदेश भेजते रहते हैं, ये असत्य है। ठीक है, और उसके बाद ये जो तीसरा है वो भी। तो जो तीसरे में 2/3 सदस्य का, ये 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, 2/3 नहीं होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 की तरफ
चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 29 में कहता है यह कथन किसका है कि संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण परिवर्तन से दुर्लभ था, सामाजिक प्रक्रिया विश्लेषण राजनीति में और सिद्धांत में तुलनात्मक इतिहास दृष्टिकोण दुर्बल था। तो ये किसने कहा है? ये कहने वाले जो विचारक हैं वो हैं हंटिंगटन, सैमुअल पी हंटिंगटन। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मकवाद की व्याख्या की है? किसने की है? ये आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक को क्लिक करना है। तो पॉल ए क्रैश, निकोलस रेनॉल्ड, डब्ल्यू.सी. रूनसीमैन या मार्टिन कपलन। ठीक है, किसने की है? इसमें आपका जो सही ऑप्शन, सही जवाब होगा वो होगा डब्ल्यू.सी. रूनसीमैन ने कहा। ठीक है, मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण में कार्यात्मकवाद की व्याख्या की है। तो ये थे 30 प्रश्न इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और निश्चित तौर पर मैं इन प्रश्नों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक इसलिए हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें। तर्क ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।